शुरुआत हम कर रहे हैं प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल शूटआउट केस में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है यूपी पुलिस। ताजा खबर यह है कि अतीक को लेकर आ रहा काफिला राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है। कुछ ही देर में इसके शिवपुरी पहुंचने की उम्मीद है और अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कुछ ही देर में ये काफिला शिवपुरी पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद इस काफिले की रफ्तार को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है। काफिला राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है यूपी पुलिस, जहां अतीक अहमद से उमेश पाल मर्डर केस को लेकर तमाम सवाल पूछे जाएंगे और इसीलिए यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है। साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। तो एमपी के बॉर्डर में दाखिल हो चुका है यूपी पुलिस का ये काफिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अतीक अहमद पर ये सबसे ताजा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है एबीपी न्यूज पर। कहां तक पहुंचा है काफिला, उसकी जानकारी भी आपको हम देंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस काफिले को फॉलो भी कर रहे हैं। इस वक्त काफिला कहां पहुंचा है ये जानकारी अब बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं कि पूरी कोशिश अतीक अहमद ने की थी कि वो साबरमती जेल से उसे शिफ्ट ना कराया जाए। तो रात 1:30 बजे जब यूपी पुलिस का काफिला राजस्थान के बूंदी में रुका हुआ था तो एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने अतीक अहमद से बात की। अतीक ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसका हाथ नहीं है, उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दो। आप क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था। अरे मुंह तो दिखाइए यार, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 40 मिनट का ब्रेक था और अतीक अहमद को एक बार फिर इस हाई सिक्योरिटी वेन में सवार कराया जा रहा है और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा, कोटा के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल होगा शिवपुरी के जरिए। खास बात यह है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं उनके ऊपर शरीर पे आप कैमरे भी देख सकते हैं कि वो सुरक्षा के लिहाज से उनको कैमरे से लैस किया गया है। आप देख सकते हैं अतीक इस वक्त गाड़ी में दाखिल हो चुका है और उसे यहाँ बिठाया जा रहा है। साफ तौर पर नजर आता है यहाँ गाड़ी का मैकेनिक मुआयना हुआ है। और चाय वाय आपने दी इनको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पानी पिया है, चाय पानी दिया है और गाड़ी का मैकेनिक मुआयना हुआ है। 2 चीज हुई। लगभग 40 मिनट तक रहे हैं। हाँ, 40 मिनट तक। अतीक जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दो। आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश उमेश पाल हत्याकांड। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे। जेल से क्या साजिश होगी, मुझे जानकारी नहीं। अतीक को लेकर ये वेन सवार होकर निकली है और अतीक का ये कहना है कि उसे अब रगड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन फिलहाल अतीक ने ये लंबी बातचीत की है इस वक्त मीडिया से और उसका ये कहना है कि परिवार और उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं अतीक इसी वेन में सवार हुआ है। 40 मिनट के ब्रेक के बाद अब ये वेन रवाना हुई है। तो रात करीब 1:30 बजे जब बूंदी में यह काफिला रुका था उस समय अतीक अहमद से खास बातचीत हुई। अतीक अहमद ने इस बात को कहा कि उमेश हत्याकांड में उसका हाथ नहीं था क्योंकि वो तो जेल में बंद था। अतीक ने यह बात दोहराई कि उसका परिवार बर्बाद हो गया है और अब उसे
रगड़ा जा रहा है। इन शब्दों का इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया है। और हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव इस पूरे काफिले की अपडेट के साथ। वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ब्रजेश राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दोनों ही नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल मनीष शर्मा मेरा आपसे है, क्योंकि अभी हमने दिखाया है कि जब बूंदी में काफिला रुका था तो किस तरह अतीक ने कहा कि अब सिर्फ उसे रगड़ा जा रहा है, परिवार तो पूरा बर्बाद हो ही चुका है, अभी काफिला कहाँ है? अपर्णा, आपको पहले बता दूं कि काफिला इस वक्त शिवपुरी की तरफ बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो सिक्योरिटी गाड़ी है और ठीक उसके आगे जो वेन आप देख रही हैं, अतीक इसी हाई सिक्योरिटी वेन में है। अब तक अतीक को जब भी प्रयागराज से साबरमती ले जाया गया या लाया गया तो आपको एक नई चीज इस बार देखने को मिली कि तमाम जो पुलिसकर्मी इस पुलिस वैन में बैठे हुए हैं उन सबके ऊपर हाई सिक्योरिटी कैमरे उनके शरीर के साथ लगे हुए हैं, यानी कि हर गतिविधि को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। अब आपने अतीक के जो दर्द की बात कही वो वास्तव में एक उस माफिया का दर्द था जिसकी कभी पूरे प्रयागराज में तूती बोला करती थी। लेकिन जब उससे कहा गया आप माफिया है तो उसने कहा माफिया राज तो कभी का खत्म हो चुका, अब तो केवल रगड़ा जा रहा है। यानी कि आप उस व्यक्ति के दर्द को समझें जिसने एक इस प्रकार की जिंदगी जी है कि जिस चीज पर उंगली रखता था वो उसकी होती थी, लेकिन आज हालत यह है कि उसे पुलिस वैन से 4 पुलिस के कर्मचारी उतारते हैं, एक प्याली चाय दी जाती है और जो पब्लिक वॉशरूम है वहाँ उसे वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में उसकी ये रगड़ाई उसके शब्दों में दिखाई दे रही थी कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितना भारी पड़ता है। तो ये तमाम बातें अतीक के व्यवहार में, उसके चाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। लगभग 15 घंटे हो चुके हैं और लगातार अतीक इस पुलिस वैन में सफर कर रहा है। साबरमती से दोपहर 2:30 बजे कल ये काफिला निकला था और 2 घंटे डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाने में केवल इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस की एक वैन खराब हो गई थी और उसके बाद सीधा काफिला रुका तो बूंदी के डाबी थाने में। और जहां पर अतीक ने जो बात कही वो हमने, आपने और हमारे तमाम दर्शकों ने सुनी है। अब ये काफिला शिवपुरी के भीतर दाखिल होगा और उसके बाद यहाँ से सीधा इसका पड़ाव होगा झांसी, यानी कि मध्य प्रदेश में केवल एक शिवपुरी के रास्ते ये सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 के बीच में ये काफिला अगर इसी रफ्तार से सभी परिस्थितियां सामान्य रहते हुए चलता रहा तो प्रयागराज तक पहुंच जाएगा। जी अपर्णा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में ये काफिला अब शिवपुरी में दाखिल होने वाला है। मध्य प्रदेश में सब पूरे काफिले को फॉलो करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश राजपूत जो लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं लाइव। ब्रजेश, अब थोड़ी देर में जिस तरह मनीष शर्मा जानकारी दे रहे थे कि शिवपुरी पहुंचने वाला है ये काफिला, वहां पर किन रास्तों से होकर ये आगे गुजरेगा, क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए अपर्णा, ये शिवपुरी पीछे रह गया है और शिवपुरी के ऊपर से जो हाईवे गुजरता है शिवपुरी से झांसी जाने वाला, हम लोग उस हाईवे पे हैं और तकरीबन 110 किलोमीटर का रास्ता है शिवपुरी और झांसी के बीच में। और आप देख सकते हैं आगे जो गाड़ी चल रही है UP 70 AG 4063, हमारे कैमरामैन हुमैन दिखाएंगे। इसी जो जेल व्हीकल है जिसमें अतीक है, हम सब तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और इस पूरे रास्ते में तकरीबन 6 थाने पड़ते हैं शिवपुरी जिले के। और इस बार एक नई चीज ये की गई है, चूंकि ये प्रोटेक्शन वारंट पे है तो जिस भी थाने के अंतर्गत ये काफिला यूपी पुलिस का आता है तो वहां पे थाने का एक एस्कॉर्ट वाहन आगे लग जाता है। तो अभी जो वाहन लगा हुआ है वो भी एक थाने का है और इसके बाद लगातार बदलते जाएंगे। तो इस बार सिक्योरिटी की वजह से नई व्यवस्था की गई है। हर थाने का वाहन जैसी थाना सीमा खत्म होती है सामने आके लग जाता है और उसको अगले थाने तक की सीमा तक छोड़ता है। तो तकरीबन 6 थाने हैं शिवपुरी जिले के, शिवपुरी और झांसी के बीच में। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-1.5 घंटे में झांसी पहुंच जाएगा। और जैसा कि हम सब मालूम है कि पिछली बार जब अतीक 26 मार्च को यहाँ आया था तो उस दरमियान झांसी में इन्होंने बड़ा ब्रेक लिया था और तमाम जो चीज़ें थी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रात भर मनीष ने बताया कि लगातार 15 घंटे से सफर जारी है, तो अब जो ब्रेक की बारी है तो झांसी में ही ये पूरा काफिला रुकेगा, वहाँ एक लंबा सा ब्रेक लेगा और उसके बाद फिर अपने अगले गंतव्य यानी कि प्रयागराज की तरफ रवाना होगा। मगर ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, ना कोई ऐसी बड़ी स्पीड दिख रही है, ना कोई हड़बड़ाहट दिख रही है। बहुत स्मूथ तरीके से पूरा काफिला चला जा रहा है। कुछ मीडिया की गाड़ियाँ हैं, बाकी 2 जेल प्रिजन है गाड़ियां हैं और बाकी तमाम गाड़ियां हैं और अपने एक असामान्य गति से चली जा रही हैं। किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमको जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचना है। तो निश्चित ही कोई हड़बड़ाहट नहीं है।
तरीके से काफिला चला जा रहा है। जैसा कि मनीष ने बताया कि अतीक को डर तो है, और कितनी उसने जो कहा है कि अब रगड़ा जा रहा है, समझ सकते हैं कि एक जो माफिया था और जब कानून का डंडा चलता है तो कितनी बुरी तरह चलता है कि सब कुछ याद आ जाता है। तो एक बड़ा माफिया अब किस तरीके से पुलिस के घेरे में है, और एक सामान्य कैदी की तरह गुजरात से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान होती है, और वापस अब उसको कानून की पेशी में जहाँ पे प्रयागराज ले जा रहा है तो वहाँ पे चला जा रहा है। सब कुछ बहुत सामान्य गति से चला है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और किसी प्रकार की जो एक आशंका तमाम जो पिछले समय से हम लोग सुन रहे थे कि गाड़ी पलटेगी, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सबको सामान्य गति से चल रहा है, जैसा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ये हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी मनीष और ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने बताया है कि शिवपुरी अब ये काफिला क्रॉस कर चुका है, लगभग 110 किलोमीटर का और ये रास्ता बचता है झांसी पहुंचने के लिए, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय रहेगा जब झांसी पहुंच जाएगा। और जिस तरह जिक्र किया ब्रजेश राजपूत ने भी कि पिछली बार जब झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में ये काफिला रुका था, लंबा ब्रेक उस समय लिया था साबरमती से प्रयागराज के सफर के दौरान। और मनीष, आप उस समय वहीं पर थे, उस काफिले को फॉलो उस समय आप कर रहे थे जब हमने देखा था किस तरह से झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में ये काफिला रुका और एक लंबा ब्रेक वहां पर लिया गया था। बिल्कुल अपर्णा, झांसी का वो जो ब्रेक था वो सबसे लंबा ब्रेक था, क्योंकि इस दौरान कई जगह पर ये काफिला राजस्थान में भी रुका था, लेकिन महज चंद मिनट के लिए, कभी डीजल लेने के लिए, कभी वॉशरूम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और झांसी में ये काफिला तकरीबन 1 घंटे तक रुका था। आज जैसा हमने कहा कि इस यात्रा में ज्यादा ब्रेक इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि राजस्थान के डूंगरपुर में जब गुजरात से निकलकर बिछीवाड़ा पहुंचा था ये काफिला, तब एक पुलिस की गाड़ी खराब हो गई, और उसमें जो खराबी आई थी वो भी एक कंप्यूटर आधारित खराबी थी, और उसका मैकेनिक ढूंढना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन खैरवाड़ा उदयपुर से एक मैकेनिक को पुलिस वेन में लाया गया, वो अपने साथ एक लैपटॉप आया और उस वेन में खराबी थी उसको दूर किया। वेन में जो खराबी थी अपर्णा, उसकी वजह से वो वेन महज 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रही थी। तो जब ये काफिला इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा था तो लोगों के मन में इस बात को लेकर एक जिज्ञासा थी कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही हैं। फिर बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस की एक वेन के अंदर कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक थी, और उसे दूर करने के लिए खैरवाड़ा से मैकेनिक को लाया गया। तो जब 2 घंटे का समय इस काफिले का वहां पर खराब हो गया तो स्वाभाविक तो उस समय की भरपाई के लिए अब लगातार ये काफिला रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मनीष, लौटूंगी आपके पास। मनीष इस बात की जानकारी दे रहे थे कि काफिले की एक गाड़ी तकनीकी खराबी के चलते खराब हो गई थी, और इसी वजह से वहां पर उस गाड़ी को ठीक करने के लिए मैकेनिक उदयपुर से बुलाया गया, जिसमें समय लगा और तकरीबन 2 घंटे का समय ऐसे में रास्ते में खराब हुआ, जिसकी वजह से अब लगातार जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। मनीष शर्मा और ब्रजेश राजपूत, हम आगे भी आपका रुख करेंगे, काफिले की अपडेट लेते रहेंगे। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ पहुंचा है अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला, जो कल दोपहर 2:30 बजे साबरमती से निकला था और अब रास्ते में है फिलहाल, और आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ही उसके प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और हम आपको लगातार इस काफिले को लेकर अपडेट दे रहे हैं, कहां ये काफिला रुका, किन वजहों से रुका, वो जानकारी भी हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। इस दौरान राजस्थान के बूंदी में जब ये काफिला रुकता है तो वहां अतीक अहमद ने एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा से खास बातचीत के दौरान कहा कि माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उसे रगड़ा जा रहा है। तो एक बाहुबली, एक दबंग नेता जिसके सामने कल तक सत्तासीन नेता भी उसके आगे गिड़गिड़ाया करते थे, इस तरह की बातें कही जाती हैं उसके बाहुबल को लेकर, अब वो ये कह रहा है कि उसे लगातार उसके परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर अतीक अहमद ने कहा कि वो तो जेल में था, अब अतीक अहमद यहाँ पर खुद को बेकसूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग केस में दोषी पाया गया था, सजा हुई थी, और अब उसे पूछताछ के लिए प्रयागराज की जेल ले जाया जा रहा है, जहां पर पुलिस कस्टडी में लेकर उससे तमाम सवालों के जवाब हासिल करेगी, जिससे जो तमाम मिसिंग कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की शिवपुरी क्रॉस कर चुका है यूपी पुलिस का ये काफिला, जिसमें अतीक अहमद है, और अतीक अहमद को जिस गाड़ी में लेकर लाया जा रहा है वो गाड़ी भी अत्याधुनिक सुरक्षा इंतजामों से लैस है। तमाम जो पुलिसकर्मी उसके अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने शरीर पर अपने कैमरे पहने हुए हैं, बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए हैं यूनिफॉर्म के ऊपर, और साथ ही इस वैन के अंदर भी एक चेंबर है, उस चेंबर का दरवाजा बायोमेट्रिक
उसका डिवाइस जो है वो बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक तरीके से ही आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी जो अनुमति है, जो बायोमेट्रिक जिसके साइन इन है, वो भी सिर्फ कुछ ही पुलिसकर्मियों को हासिल हैं। तो लगातार आपको इस पूरे काफिले की अपडेट पहुंचा रहे हैं। बीच रास्ते में ये काफिला खराब भी हुआ था। ये 4 तस्वीरें जब साबरमती जेल से निकला, गुजरात के साबरमती जेल से ये काफिला निकला और उसके बाद प्रयागराज के रवाना हुआ। हिम्मतनगर, बिछीवाड़ा और बूंदी होते हुए अब ये काफिला शिवपुरी क्रॉस कर चुका है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये झांसी पहुंचने वाला है। और ये उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार जब साबरमती से इसे प्रयागराज लाया जा रहा था तो उस समय भी यहाँ इस काफिले ने झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक लिया था, तो हो सकता है कि आज भी लिया जाए। लेकिन बीच रास्ते में अगर हम बात करें, करीब 15 घंटे से काफिला लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बीच सफर के दौरान 2 घंटे के लिए एक गाड़ी में तकनीकी खराबी आई जब इस काफिले की रफ्तार को ब्रेक लगी थी। तो ऐसे में अब लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर में झांसी भी क्रॉस कर जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे का सफर, 1.5 घंटे समय में झांसी क्रॉस कर लेगा। उन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 कन्नों की हत्या करवाई है। मारना चाहिए। वही गाड़ी, वही यूपी पुलिस, वही 1200 किलोमीटर का हाईवे, और फिर मौत के खौफ में माफिया। मारना चाहिए। जिसकी गुंडई के किस्से दूर तलक थे, जिसका अतीत जरायम का कच्चा चिट्ठा है, उसी अतीत का हलक सूख चुका है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है, लेकिन क्यों सता रहा है? इसलिए सता रहा है क्योंकि 16 दिन के भीतर एक बार फिर साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। इसलिए भी सता रहा है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 1.5 महीने में अतीक अहमद के पूरे परिवार पर शिकंजा कसा जा चुका है। और इसलिए सता रहा है क्योंकि अतीक को एक बार फिर लाने के लिए यूपी पुलिस की पहले वाली टीम ही भेजी गई। सायरन बजाती, फर्राटे से दौड़ती ये जो नीली वैन देख रहे हैं, जिसकी खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है। जी हां, अगले 30 घंटे तक यही वैन अतीक का आशियाना है। इस वैन में और क्या खास है, जानना चाहते हैं? अतीक को सड़क मार्ग से लेकर आ रही पुलिस टीम के साथ 2 प्रिजन वैन हैं। टीम में 1 इंस्पेक्टर, 30 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा सादे कपड़ों में कुछ पुलिस जवान हैं। पुलिस वालों ने अपनी बॉडी पर कैमरा लगाया है। प्रिजन वैन पर बायोमेट्रिक लॉक लगाया गया है, यानी इसे मैनुअल तरीके से नहीं खोला जा सकेगा। इसीलिए माफिया को यमराज वाले ख्वाब आने लगे हैं। यकीन मानिए, जब तक ये वैन प्रयागराज नहीं पहुंचती, माफिया को हर पल मौत का खौफ सताता रहेगा। वैसे अतीक को यूपी क्यों लाया जा रहा है? माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम, एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। मंत्री जी ने गोलमोल बात कही, सीधे शब्दों में समझिए। अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में लाया जा रहा है। इसमें अतीक साजिश रचने का आरोपी है। अतीक के खिलाफ कोर्ट से बी वारंट जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। इससे पहले 26 मार्च को पुलिस अतीक को लाई थी। तब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी। इसमें अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के बाद साबरमती जेल भेज दिया गया। 16 दिनों के बाद फिर पुलिस अतीक को लेने पहुंच गई है। तो सवाल ये, माफिया को लेकर पुलिस का क्या प्लान है? माफिया की भागम भाग का अंजाम क्या होगा? अतीक जो सोच रहा है, क्या इस बार पक्का होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में अतीक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की खबरें आईं। अतीक को साबरमती की 200 नंबर की बैरक में शिफ्ट किया गया। इस बीच माफिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ।
जानना चाहते हैं तो सुनिए। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने अपने शौहर माफिया अतीक अहमद से बात की थी। उमेश पाल हत्याकांड में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जताई थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, असद को इस मामले में नहीं लाना चाहिए, असद फंस जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक और उसकी बीवी के बीच जो फोन कॉल ट्रेस हुआ, ये खबर वहीं से आई है, जिसके मुताबिक अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता से कहा था, असद शेर से कम नहीं, उसने शेर की तरह काम किया है, अब रोने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। लेकिन माफिया अतीक अहमद की नींद ही नहीं, चैन भी हवा हो चुका है। हालात ये हैं, माफिया को लगने लगा है अब मरा कि तब मरा। ये वही माफिया है जो दशकों तक सिस्टम को बपौती समझता रहा, जिस अतीक ने अपने पूरे खानदान को जराइम की दुनिया में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उससे अब जान के लाले पड़े हैं। वैसे जिस असद को अतीक की बीवी बच्चा बता रही थी, उसकी करतूत प्रयागराज को दहलाने वाले हत्याकांड की ये सीसीटीवी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, जिसे उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड बच्चा बता रही है, वो 7 साल पहले कैसे दनादन गोलियां दाग रहा था। अतीक के खानदान को मिली यही बारूदी तालीम अब माफिया का तमाशा बना चुकी है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है, अतीक का बेटा उमर भी जेल में बंद है, अतीक का दूसरा बेटा शूटर असद फरार है, अतीक की बहन आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है, जबकि अतीक अहमद पुलिस की प्रिजन वैन में थर थर कांप रहा है। तो साफ है, 100 गुनाह करने वाले अतीक के लिए उमेश पाल हत्याकांड गले की फांस बन चुका है। लेकिन सवाल तो ये भी, अतीक प्रयागराज पहुंच पाएगा या फिर मिट्टी में मिल चुका माफिया दौड़ते भागते हांफते मरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो ये दूसरी बार है जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज जेल लाया जा रहा है। जब पहली बार सफर शुरू हुआ था, पहला सफर था, तब भी हमने लगातार आपको इस पूरे काफिले की अपडेट दी थी, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी। और ये दूसरी दफा जब ये काफिला यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंच रही है, तो भी हम हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और ब्रजेश राजपूत, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ही जानकारी दी कि शिवपुरी क्रॉस कर चुका है ये काफिला। ब्रजेश का रुख करेंगे। ब्रजेश, अब जरा तस्वीर दिखाए, कहां तक पहुंचा है अब ये काफिला और कितनी दूरी रह गई है झांसी? देखिए, काफिला तो लगातार अपनी गति से चला जा रहा है और बेहद संतुलित और नपे-तोले तरीके से, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है। अभी तकरीबन 70 किलोमीटर दूर यहाँ से झांसी और है, शिवपुरी पीछे रह गया है, पर पूरा शिवपुरी जिला है। और इस शिवपुरी पूरे जिले में जो 6 थाने हैं, उन 6 थानों का जो फोर्स है, हर थाने की सीमा खत्म होते ही आगे लग जाता है, चूंकि प्रोटेक्शन वारंट पे है अतीक, तो इसलिए आराम से पूरा काफिला चल रहा है। और तकरीबन 1 घंटे के बाद ये जो काफिला है, जिसमें 2 प्रिजन वैन है और 3 तकरीबन इनोवा गाड़ियाँ हैं, जिसमें यूपी पुलिस के अधिकारी वगैरह मौजूद हैं, 1 घंटे बाद झांसी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर बड़ी बात वही है कि जो गुजरात से लेके चले हैं इसको, अतीक को, उसके बाद फिर राजस्थान सीमा और मध्य प्रदेश सीमा भी 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। और झांसी जाने के बाद फिर ऐसा लग रहा है कि जैसा इन्होंने पिछली बार किया था कि लंबा चौड़ा ब्रेक लिया था झांसी की पुलिस लाइन में, तो अनुमान यही है कि अब वहाँ जाके एक बड़ा ब्रेक लेंगे और जिसके बाद जो उसके बाद फिर एक लंबा सफर है उनका प्रयागराज पहुंचने का। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दोपहर तक 12-1 बजे तक प्रयागराज ये लोग पहुंच जाएंगे, मगर मध्य प्रदेश की सीमा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। 50 से लेकर 70 किलोमीटर का ही सफर बाकी है झांसी पहुंचने में। तो बिल्कुल, तो अभी मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होने में 50-70 किलोमीटर का सफर बाकी है। ब्रजेश राजपूत लगातार इस काफिले की जानकारी आप तक आगे पहुंचा रहे हैं। तो चीन को या जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, उसके लिए भारत की सरकार की ओर से ये सख्त मैसेज है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये 2 जगह से हुआ है। बता दें कि वॉलोंग के वॉर जोन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि चीन और उसके चेले पाकिस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम बुरा होगा। वहीं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सख्त मैसेज दिया।
अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी PIIE का मंच था। फोकस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर था और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिमोलिशन मोड में थी और निशाने पर था वेस्टर्न मीडिया का वो धड़ा जो भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म की झूठी खबरें फैलाता है। निर्मला ने सबसे पहले यही प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947. भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म वाले सवाल पर निर्मला सीतारमण ने जो कहा उसे आंकड़ों के आईने में भी देख लीजिए। भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ थी। 2011 में ये बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो गई। हिंदुस्तान में तो अल्पसंख्यक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मजहब के नाम पर बने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है? जब निर्मला सीतारमण ने इसे बयान किया तो हर लफ्ज के साथ पाकिस्तान बेपर्दा होता गया। Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। 3 और 4 फरवरी को सिंध के मीरपुर खास में अहमदिया मुसलमानों की इबादतगाह पर हमला किया गया। उन्हें तोड़ा गया और वहां रखे सामान में आग लगा दी गई। रही बात हिंदुओं और सिखों की, तो उन पर हमले पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाते हिंदू छात्रों की पिटाई दुनिया अभी भूली नहीं है। वैसे भी अगर आप देखने निकले तो अल्पसंख्यकों पर जुल्म के मामले जिन्ना के मुल्क में सड़क पर बिखरे कंकड़ पत्थर से ज्यादा निकलेंगे। सिंध में 8 मार्च को होली मनाने पर हिंदू डॉक्टर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कराची में 5 अप्रैल को एक नाबालिग हिंदू लड़की को किडनैप कर लिया गया। कराची में 5 अप्रैल को एक हिंदू डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पेशावर में 7 अप्रैल को एक सिख दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान का ये हाल कोई अचानक नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों पर जुल्म उसकी जहनियत का हिस्सा है। यही वजह है कि हिंदू वहां लगातार कम होते गए। सबूत आपके सामने है। 1941 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 14% हिंदू थे। 1951 की जनगणना में ये संख्या सिकुड़कर सिर्फ 1.3% रह गई। सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में वहाँ 1.1% हिंदू रह गए। जिस पाकिस्तान के हुक्मरान मजहबी सनक पूरी करने के लिए अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते रहे, आज वहाँ के मुसलमान भी आंसू बहा रहे हैं। ने तो भाई हमारी कमर तोड़ दी है भाई, महंगाई ने क्या। ये हमारा पड़ोसी है, ये इंडिया, उधर 30 रुपया किलो आटा है तो इधर 150 रुपया किलो आटा है। उधर 80 का तेल चल रहा है तो इधर 300 का तेल चल रहा है। ये हमारे हुक्मरान सब लुटेरे हैं, किसको बोले कि कौन सा है अच्छा है कौन सा बुरा है। पाकिस्तान की आवाम अगर सारी ताकत झोंक भी दे तो उसे अच्छे हुक्मरान नहीं मिलने वाले। ये बात वहाँ के लोग भी जानते हैं, इसीलिए आज मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो तासुब की अनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज़्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप IT में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है। तो अब जहां तक एटीट्यूड का सवाल है तो राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी कांग्रेस आला कमान को अपना एटीट्यूड दिखा दिया। जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी के करप्शन के मुद्दे पर सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया और उन्हीं मांगों को दोहराया जिसे उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया था। मंच सजा, गांधी जी की तस्वीर लगी, भजन गाए गए और 5 घंटे के अनशन पर सचिन पायलट सामने नजर आए। मुद्दा बीजेपी के करप्शन का था, वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई का था। इन्हीं सब वजहों से अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट अपनी बात पर कायम रहे। हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में
इस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था। पत्र लिखने के बाद 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट ने जब से अनशन का ऐलान किया तभी से कांग्रेस आला कमान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे। पायलट को समझा दिया गया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह का एक्शन अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी ने भी कह दिया था कि पायलट ने इस इशू पर उनसे कोई बात नहीं की। मैसेज क्लियर था कि पार्टी फिलहाल गहलोत के साथ खड़ी है, लेकिन पायलट अपने प्लेन को लैंड कराने के मूड में दिखे नहीं। एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है आपकी मुझे पार्टी ने? आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं वो मार्क करी थी। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि सचिन पायलट खुद को भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2023 में राजस्थान चुनाव की बागडोर उनके हाथों में सौंपी जाए ताकि वो सीएम फेस बने। लेकिन गहलोत 2030 तक की तैयारी करके बैठे हैं और इसका ट्रेलर उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। अब इस सिचुएशन में सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या है? उनकी सियासी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में रहकर पूरी हो पाएगी या नहीं, इस पर बात हो पाती तब तक नेशनल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश भी कर दी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा ने अनशन को सपोर्ट किया, जिसके अंदर देश को आगे बढ़ाने की तमन्ना हो, कट्टर ईमानदारी हो, कट्टर देशभक्ति हो और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आना चाहता है, निश्चित तौर पर उसका स्वागत हम लोग करेंगे। पायलट साहब की क्या सोचे तो वो बताएंगे। आप लोगों की क्या? वो अगर इस बात पे अगर मुझसे चर्चा करते हैं, अगर वो पहल करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं अरविंद जी से बात करके उस पर क्या उनका डिसीजन होगा वो बता पाऊंगा। यानी गहलोत के मारे सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी का खुला ऑफर है और इससे ज्यादा खुलकर बात हो भी नहीं सकती। तय सचिन पायलट को करना है कि वो आगे गहलोत के खिलाफ यूं ही मोर्चा खोलते रहेंगे या फिर अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को केजरीवाल की पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ाएंगे। वैसे सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और ये बात शरद पवार से बेहतर भला और कौन समझ सकता है। 2 दिन पहले तक शरद पवार ने अदानी का बचाव किया, जेपीसी की मांग को बेकार बताया, लेकिन अब एनसीपी सुप्रीमो के स्टैंड में बदलाव दिखा है। कहते हैं कि आम सियासतदानों की सोच जहां खत्म होती है, पवार वहां से सोचना शुरू करते हैं। अदानी मुद्दे पर पूरा बजट सत्र धुल गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन पवार ने एक शब्द नहीं कहा। मगर 2 दिन पहले अचानक पवार सामने आए और कह दिया कि विरोधी दलों की जेपीसी की जांच की मांग सही नहीं है, पीएम को और मुद्दों पर घेरा जा सकता है। मगर इस बयान के बाद पवार का सियासी यू टर्न सामने आया। कह दिया कि अगर सहयोगियों को लगता है कि जांच हो तो जांच होनी चाहिए। जरा उनके दोनों बयान सुनिए। विरोधी आमच्या मित्रांचं मत माझ्यापेक्षा वेगळं आहे, पण आम्हाला याच्यात ऐक्य ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी माझं मत मी त्या ठिकाणी मांडलं। पण आमच्या सरकारला असं वाटत असेल की जेपीसी झाली आहे की आपण हेच केलं असेल तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही। त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत नाही, पण विरोधकांची एकी त्याच्यावर दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून या बाबतीत आम्ही आग्रह धरणार नाही। 2 दिन पहले ही पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री वाला कोई इशू नहीं है, इसकी बजाय केंद्र सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरा जा सकता है। पवार का यह बयान आम आदमी पार्टी के मुद्दे की हवा निकालने के लिए काफी था। हालांकि पवार के बयानों से ऐसा लगने लगा कि कहीं महाअघाड़ी में कोई दरार तो नहीं आ गई। क्या पवार अलग लाइन लेंगे? इस पर शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव को फिर पसोपेश में डाल दिया। आज नाही सांगता येणार, उद्या कोण कशी भूमिका घेईल हे आज सांगता येणार नाही, पण हे जे 3 पक्ष आहेत त्या 3 पक्षाच्या सहकार्यांची नेतृत्वाची आत्ता मानसिकता एकत्रित काम करण्याची आहे आणि जोपर्यंत ही मानसिकता आहे तोपर्यंत मला काळजी नाही। उद्या ही मानसिकता सोडून काहीतरी वेगळं करायचं कुणी निर्णय घेतला तर हा त्यांचा निर्णय असेल, 3 पक्षांचा असणार नाही। यानी पवार ने यहां भी नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। किस पार्टी का मन बदलेगा?
पवार ने किसके बारे में कहा? कहीं एनसीपी ही तो आगे कोई नया समीकरण नहीं बना रही? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। और पवार के बयान का मतलब ही यही है कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो शरद पवार को आपने सुना, लेकिन शरद पवार की टोन क्यों बदली? अदानी के मुद्दे पर जांच की मांग पर उनका रुख क्यों बदला? ये तो शरद पवार ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अब भी अदानी के मुद्दे को जड़ से पकड़े हुए है। सांसदी जाने के बाद राहुल वायनाड गए, प्रियंका गांधी उनके साथ ही। राहुल ने एक बार फिर यहां अदानी का मुद्दा उठा दिया। अपने पुराने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल का इस तरीके से स्वागत हुआ। भव्य रोड शो था, सपोर्टर्स जमा हुए थे। सत्यमेव जयते के होर्डिंग्स लगे हुए थे और राहुल सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राहुल गांधी की कैंपेन की टैगलाइन थी, डरो मत, और ये बात उनके भाषण में भी जाहिर हुई। I went to Parliament and I asked the Prime Minister some questions about a businessman. Please explain your relationship with Mr. Adani. Prime Minister has not answered that question. And for the first time you saw that the government itself is not letting Parliament run. And I am not going to stop, no matter what happens. राहुल गांधी के साथ वायनाड में प्रियंका गांधी ने भी जनता को एड्रेस किया। प्रियंका ने इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की। कहा कि भाई जब घर से सामान शिफ्ट कर रहा था तो उनके साथ कोई फैमिली नहीं थी। राहुल गांधी को सरकार टारगेट कर रही है। Every minister, every MP, even the Prime Minister himself finds it acceptable and appropriate to malign and mercilessly attack one man just because he asked a question they could not respond to. The entire government and the BJP are trying to turn our democracy upside down just to protect one man. His name is Gautam Adani. हालांकि राहुल की रैली से पहले शाह ने असम में उन पर तीखे हमले किए। राहुल बाबा, अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस प्रधानमंत्री जी को एक कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया राहुल बाबा। जितना भी गाली निकालोगे, कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। इसका मतलब साफ है कि अगर राहुल अडानी का मुद्दा उठाएंगे तो बीजेपी राहुल के विदेश में दिए बयान को मुद्दा बनाएगी और यही टेम्पलेट कर्नाटक चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। और अब बात करते हैं प्रभु श्री राम की। हम मूर्तियों और तस्वीरों में प्रभु श्री राम की जैसी छवि देखते हैं, क्या वो वास्तव में ही वैसे ही दिखते थे? इसका जवाब वैसे तो शायद ही किसी के पास हो, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन AI जनरेटेड तस्वीरों में भगवान राम की हूबहू छवि को उतार दिया गया है। दिव्य नैन नक्श, लंबे रेशम से केश, उगते हुए सूर्य की तरह होंठ, धर्म को धारण करने वाली अलौकिक मुस्कान। दावा है कि ऐसे ही दिखा करते थे भगवान राम। जी हाँ, चौंकिए मत, ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों के बारे में दावा किया जा रहा है कि त्रेता युग के राम ऐसे दिखते थे। कहा यह भी जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस सहित तमाम ग्रंथों में राम के स्वरूप के जो विवरण दिए गए हैं, उसके मुताबिक AI सॉफ्टवेयर से एक फोटो जेनरेट हुई है। सोशल मीडिया में यूजर्स दावा कर रहे हैं कि 21 साल के श्री राम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते थे। हालांकि ये तस्वीरें सच्चाई से कितने करीब है ये तो राम ही जाने, लेकिन सोशल मीडिया पर 21 साल के श्री राम सुपर वायरल हो गए हैं। रूस की चिंता वोल्केनो ब्लास्ट से बढ़ी है तो एक वॉर ड्रिल भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाला है। भारत और अमेरिकी एयरफोर्स के इस वॉर ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी बॉम्बर B-1 लांसर पहली बार भारत आ रहा है। जाहिर है जब हिंदुस्तान के आसमान पर उड़ान भरेगा तो चीन और पाकिस्तान दोनों का दिल दहलेगा। 23 दिसंबर 1974 को B-1 लैंसर ने पहली उड़ान भरी थी। 48 साल हो गए, आज भी इस बॉम्बर का दुनिया में कोई तोड़ नहीं। भारत की जमीन पर पहली बार सुपर पावर का बॉम्बर आने वाला है।
मौका है कोप इंडिया 23 नाम की बायलैटरल वॉर ड्रिल का, जिसमें भारत की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स जमीन से आसमान तक चीन के चक्रव्यूह को भेदने का वॉर प्लान बना रही हैं। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और अर्जुन सिंह एयरफोर्स स्टेशन के अलावा आगरा एयरफोर्स स्टेशन में भारत और अमेरिका के वायुवीर साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं और पहली बार भारत में किसी जॉइंट ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए B-1 बॉम्बर आ रहा है। इस सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की लंबाई 146 फीट और ऊंचाई 34 फीट है और इसकी टॉप स्पीड 1335 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपर पावर के इस बम वर्षक की मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज 5543 किलोमीटर तक है। एटम बम के लिए इस बॉम्बर में 75,000 पाउंड के 3 बॉम्ब बे फिट हैं। B-1 बॉम्बर का रेडार क्रॉस सिग्नेचर भी काफी कम है, यानी दुश्मन के रेडार के पकड़ में आने का चांस बहुत कम है। भारत के आसमान में अमेरिका का महाविध्वंसक उड़ने का मतलब क्या है, ये चीन और पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया में अमेरिका के परमाणु बम वर्षक B-1 लांसर ने उड़ान भरी थी। उस वक्त B-1 लांसर को भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने एयर सपोर्ट दिया था, लेकिन एक बार फिर ये बम वर्षक विमान B-1 लांसर भारत आ रहा है, लेकिन अब की बार ये विमान चीन को उसकी हैसियत का एहसास दिलाने के लिए आ रहा है। B-1 बॉम्बर बेमिसाल और बेजोड़ इसलिए माना जाता है क्योंकि पेलोड, रेंज और उड़ान की रफ्तार को लेकर लगभग 50 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो सिर्फ इस बॉम्बर के नाम दर्ज हैं। यानी चीन पाकिस्तान की जंगी सड़क पर पड़ेगा भारी ये बॉम्बर रिकॉर्डधारी। तो देखिए, अमेरिका अगर पहली बार भारत में ड्रिल के लिए B-1 बॉम्बर भेज रहा है तो समझ जाइए कि टारगेट है चीन। लेकिन चीन इस हवाई संकट का काउंटर कर पाता, उससे पहले अमेरिका ने समंदर में भी चीन को बड़ी टेंशन दे दी। ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका ने चीन के एक दुश्मन को साध लिया और अब दोनों ही देशों की सेना साउथ चाइना सी में चीन को ललकार रही है। चीन अपने ही कथित इलाके पे बेबस है। ये चीन के खिलाफ मुसीबत का नया फ्रंट है और इसका सूत्रधार भी सुपर पावर। ताइवान को डराने के लिए चीन ने जो बारूदी प्रपंच रचा, उसका तोड़ लेकर अमेरिका हाजिर है। अमेरिका समंदर में गरज रहा है, बारूद बरसा रहा है और उसका पार्टनर बना है फिलीपींस। वो फिलीपींस जो खुद चीन से स्प्रेटली आइलैंड को लेकर उलझा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है। इसमें कुल 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से अमेरिकी सैनिकों की तादाद 12,000 के करीब है। 2 हफ्तों तक चलने वाली इस एक्सरसाइज की डिटेल प्लान जब चीन तक पहुंचा तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस साउथ चाइना सी के चप्पे चप्पे पर चीन अपना दावा ठोकता है, उसी साउथ चाइना सी में घुसकर अमेरिका फिलीपींस के साथ लाइव फायर ड्रिल करेगा। धमाकों का शोर शी जिनपिंग के कानों तक जाएगा और तानाशाह का सिंहासन थर्राएगा। फिलीपींस आर्म फोर्सेस के लिए भी चीन दुश्मन है, क्योंकि चीन अक्सर फिलीपींस की समुद्री सीमा में अपने जहाज भेजकर घुसपैठ करता रहता है और इसी वजह से चीन के खिलाफ अमेरिका ने फिलीपींस को अपने साथ आने को कहा, जिस पर फिलीपींस तुरंत राजी हो गया। उधर चीन के खिलाफ ताइवान के तेवर भी और सख्त हो रहे हैं। चीन ने 8, 9 और 10 अप्रैल को जिस तरह ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल की थी, उसके बाद बीजिंग को लगा था कि ताइवान डर जाएगा, लेकिन ताइवान की शेरनी ने फिर दहाड़ मारी और बीजिंग को मैसेज दिया कि अपना एटीट्यूड सही कर लो।